अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं बेटे आप लोग। कल मैंने आप लोगों को हमने जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमने ये पढ़ा था कि जो फोर्सेस हैं वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ पेयर एक्ट करती हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स भी हमने की थी और इन द एंड आपके पास एक क्वेश्चन आया था जो कि मैंने आप लोगों को कहा था ये आप लोगों ने खुद करके आना है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ ये भी कह दिया था कि वरिड नहीं होना, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया तो बेटे मैं हूं ना आपके लिए। चलें, किसी को समझ आई थी? रमशा आप बताएं। ये जो फर्स्ट फिगर है बेटे, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये 3 फिगर्स हैं, इन तीनों फिगर्स में पेयर ऑफ फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि फिगर 3.13 में जो ये रॉकेट की पिक्चर नजर आ रही है बेटे, आपको इसकी क्या समझ आई है, बताएं। मैम जो फर्स्ट फिगर है ना उसमें रॉकेट से गैसेस निकल रही हैं जो डाउनवर्ड है, ठीक है। वो एक एक्शन हो रहा है, एक्शन की वजह से जो रिएक्शन है वो रॉकेट को अपवर्ड लेके जा रहा है। तो 2 फोर्सेस अप्लाई हुए हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ठीक हो गया, शाबाश, वेरी गुड। आपने बेटे बिल्कुल ठीक बताया है। ये जो हमारी फर्स्ट फिगर है बेटे, देखो अगर आप देखो तो रॉकेट से जो है वो क्या हो रहा है, गैसेस एमिट हो रही हैं, हॉट गैसेस, और ये हॉट गैसेस जो हैं ये इसके टेल से निकल रही हैं। हॉट गैसेस की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। ये जो गैसेस डाउनवर्ड मूव हो रही हैं, ये क्या चीज़ है, ये एक्शन हो रहा है। इस एक्शन की वजह से रिएक्शन भी होगा और वो रिएक्शन क्या होगा कि रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। अब 2 चीज़ें होगी, जो रॉकेट का ये स्मोक है, जो नीचे की तरफ स्मोक आ रहा है, हॉट गैसेस आ रही हैं, ये क्या हो जाएगा, ये बेटे एक्शन हो गया, और इसका ऊपर जाना क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक आपका डाउनवर्ड है और एक की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस हो गए। क्लियर। सेकंड डायग्राम की तरफ हम आते हैं। सेकंड डायग्राम में क्या होता है बेटे, एक मैन है जो कि रनिंग कर रहा है ग्राउंड में। अब देखो हो क्या रहा है, मैन जो है वो ग्राउंड को पुश कर रहा है अपने पाँव के साथ, अपने फीट के साथ ग्राउंड को पुश कर रहा है इन द बैक। आप अपना पाँव ऐसे जोर से, ऐसे आप पीछे की तरफ अपना पाँव करते हो ना जब भागते हो, एक पाँव आपका जैसे कि देखो इसका पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये बैकवर्ड अपने फीट को कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। एज ए रिजल्ट होता क्या है बेटे, जो अर्थ है, जो ज़मीन है, वो इक्वल जो है रिएक्शन उसका एक्शन होता है, और वो क्या होती है, वो एक फोर्स क्रिएट करती है जो कि ऑपोजिट होती है, और उस फोर्स की वजह से मैन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि एक वो फोर्स है जो मैन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। एक फोर्स वो है जो अर्थ प्रोड्यूस कर रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है, और उस डायरेक्शन की वजह से मैन जो है वो आगे मूव कर रहा है। क्लियर हो गया बेटे, समझ आ गई इस चीज़ की। चलें, अब नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एक पर्सन है जो कि अ मैन इज स्विमिंग हो रही है ना इसकी। अब बेटे ये आदमी कर क्या रहा है, ही इज पुशिंग वाटर विद हिज हैंड्स। ये अपने हाथों से वाटर को पुश कर रहा है, किसकी तरफ कर रहा है, पीछे की तरफ। अगर आप देखो, आपने कभी किसी को स्विमिंग करते हुए अगर नोट किया हो तो जब स्विमिंग करते हैं तो पानी को पीछे की तरफ हम धकेलते हैं, तो वो अपने हाथों से बैकवर्ड जो है वो वाटर को मूव कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक एक्शन होगा, और लेकिन इस एक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड होगी। क्लियर होगी। अब क्या होगा, एक तो ये हो गया, अब दूसरा जो ये तो एक्शन था, अब रिएक्शन किसने शो करना है, वाटर ने। वेरी गुड। वाटर क्या करेगा, ये भी इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा, और क्या करेगा, वो फोर्स ऑपोजिट होगी, पानी आगे की तरफ इस पर्सन को लेके जाएगा। क्लियर हो गया। आदमी ने पानी पीछे किया था और वाटर ने रिएक्शन शो किया, और इक्वल फोर्स जो है इक्वल फोर्स लगाई, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हुई, ऑपोजिट हुई, और उसकी वजह से आदमी जो है जो स्विमिंग कर रहा था वो आगे की तरफ स्विम करके गया। क्लियर होगी। इन तीनों डायग्राम्स में दो दो जो है एक्शंस हो रहे, एक एक्शन हो रहा था, एक रिएक्शन हो रहा था, एक ही अपवर्ड थी, एक ही डाउनवर्ड थी, यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड थी, यहाँ पे भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड थी। क्लियर हो गया बेटे आप लोगों को। अगर फिर भी नहीं होता तो मुझे आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, मैं आपको दोबारा आंसर कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम अपने आते हैं, डैट इज मैस एंड वेट। पेज नंबर 62 बेटे ओपन करें, टॉपिक नंबर 3.6 हम आज स्टडी करेंगे। Commonly, we consider mass and weight as the same quantities, but scientifically, mass and weight are two different quantities. But
When we say that the weight of the object is 5 kg, it is not true. In fact, 5 kg is the mass of the object. The simplest definition of the mass is the measure of quantity of matter in the body. Scientifically, mass of the body can be defined as the characteristics of a body which determine the magnitude of acceleration produced when a certain force act upon it is mass of the body. Mass is a scalar quantity. Underline करें इसे. It remains same everywhere. Practically, mass is measured by ordinary balance. The SI unit of mass is kg. Weight is gravitational force acting on the body. It is vector quantity. Directed downward toward the center of the earth. The weight of an object is equal to the force with which the earth attracts the body toward its center. हमने जो अभी मैंने आपको रीडिंग करके दिखाई है टॉपिक की, डैट इज़ मैस एंड वेट. बेटे क्लियरली पूरे ध्यान से मेरी बात सुने. मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, मास एंड वेट. जब हम आम लैंग्वेज में घरों में मतलब जो लेमैन्स हैं या ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं वो तो सिंपल मास को और वेट को एक ही चीज़ समझते हैं कि मास भी वज़न ही है और वेट भी वज़न ही है. लेकिन साइंटिफिकली बेटे ऐसे नहीं होता. मैस इज़ समथिंग डिफरेंट एंड वेट इज़ समथिंग डिफरेंट. वेट जब आप लिखते हो, वेट को हम लोग कैपिटल W से राइट करते हैं. W इज इक्वल्स टू mg. आप देखो W के अंदर तो मैस आ गया, G ग्रेविटेशनल एनर्जी आ गई, तो मैस तो इधर आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है. तो जो मैस होता है बेटे किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो उसका जो मैस और जो वेट है वो कभी भी सेम नहीं होते. क्या होते हैं? सेम नहीं होते. इनफैक्ट ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. सिंपली अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन मास की करें तो मास की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी. किसी भी बॉडी में जितना मैटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो उस बॉडी का मास है, ठीक है. तो लेकिन अगर साइंटिफिकली हम देखें इसकी, जो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो बेटे ये यहाँ पे आपकी मैथ्स की डेफिनेशन लिखी हुई है. आपने यही डेफिनेशन याद करनी है और यही अपने पेपर में जाके एग्जाम्स में आपने राइट करनी है. इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो बॉडी का करैक्टर जो कि आपकी बॉडी के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को मतलब रिप्रेजेंट करे, उसको आप लोग क्या कहते हैं? मैस कहते हैं, ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉडी विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन ए सर्टेन फोर्स एक्ट अपॉन इट. यानी कि किसी भी बॉडी पे जब कोई फोर्स अप्लाई की जाए और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो और आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता चल रहा हो तो उसको हम लोग कहेंगे, इस करैक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मैस ऑफ द बॉडी, ठीक है. मैस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. जबकि और मैस हर बॉडी का हर जगह क्या रहता है? सेम रहता है. अब आते हैं हम वेट की तरफ, ठीक है. मैस का जो यूनिट है वो क्या है? ऐसा यूनिट जो है इसका केजी है. वेट जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. वेट हर जगह पे हर बॉडी का एक जैसा नहीं रहता. मैंने आपको इसका ये इक्वेशन लिख के दिखाई है छोटी सी, W इज इक्वल्स टू mg. अगर आपको नज़र आ रही हो तो W इज इक्वल्स टू mg. इसका मतलब है जो टोटल वेट है वो किसके इक्वल होता है बेटे? वो हमेशा आपकी बॉडी के मैस और ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसके इक्वल होगा वेट. वेट जो है वो हर जगह पे एक जैसा नहीं रहता. आप जैसे जैसे अर्थ की तरफ होते हैं ना, अर्थ ज़मीन के ऊपर खड़े हैं ना, तो आपका वेट और होगा. जिस तरह आप अवे फ्रॉम द अर्थ जाते रहें, ऊपर जाएं और ऊपर जाएं, तो क्योंकि 9.8 की जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगी ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, तो आपका वेट भी चेंज होता रहेगा. इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्पेस पे जाएंगे तो आपका वेट वो नहीं होगा जो अर्थ पे था. क्यों? ये आपका साइंटिफिक रीजन भी आ सकता है, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स थी अर्थ की, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9.8. जब आप स्पेस पे जाते हो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो आपका वेट जो है वो वहाँ पे जाके क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. ये इसका बताया W इज इक्वल्स टू mg मैंने बताया. अच्छा, और जो इसकी डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है? डाउनवर्ड होती है, ठीक है, टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ होती है. आपके पेपर में बेटे अक्सर सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं या यूनिट भी आ सकता है, लेकिन एक मेन क्वेश्चन है जो हर दफ़ा आता है और रिपीट होता है बार बार, वो है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट. तो बेटे अभी आप फिंगर टिप से मुझे खुद बताओ आप लोगों ने क्या सुना? पहला मैंने आप लोगों को क्या बता दिया? पहले तो आपकी डेफिनेशंस आ गई. दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ऊंचा बोले बेटे तो सारा, ये स्केलर है, और वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. फिर इन दोनों की यूनिट आप बता दो. तीसरा आप क्या बता दो कि मैस जो है वो हर जगह पे क्या रहता है? हर
बॉडी का सेम रहता है, और वेट जो है वो सेम नहीं रहता, वो टूवर्ड अर्थ और होता है, और जिस तरह अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हम जाते जाएंगे, वेट जो है बॉडी का चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये आपके क्या आगे, ये आपके डिफरेंसेस आगे आपने अच्छी तरह करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, डैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। छोटा सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आज ही ये भी आपको कवर करवाऊंगी। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ स्पेस around a mass in which another mass experience a force due to gravitational attraction. The gravitational field strength is defined as the gravitational force on a unit mass. Thus, the mass m on the surface of the earth exerts a force called its weight, given by W is equals to mg, where g is the gravitational field strength. Its value is 10 Newton per kg. As the value of g varies from place to plate and also with the altitude, therefore the value of g weight does not remain the same everywhere. It varies from place to place according to variation in g, though an object may vary from one place to another, but at a particular location its weight is proportional to its mass. Thus we can conventionally compare the masses of two objects at a given location by comparing their weights. The weight cannot be measured by an ordinary balance. The spring balance can be used to measure the weight. The SI unit of weight is Newton. वही टॉपिक, वही बातें जो हम पहले पढ़ के आए हैं वही यहाँ पे रिपीट हो रही हैं बेटे। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, हमने एक नई चीज़ पढ़ी, डैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है एक स्ट्रेंथ है, एक स्पेस है अराउंड द मैस, कि जो भी हम मैस पढ़ के आए हैं उसके अराउंड जो है एक फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट मास। ठीक है, मैस को अगर आप लोग एम से करो एब्रीवेट, स्टेप स्मॉल एम से, मैं बेटे आपको क्या बता रही थी कि अगर हम लोग मैस को स्मॉल एम से एब्रीवेट करते हैं, ये मैं इसको इस तरह डिनोट जो है राइट करती हूँ मैथ्स को, सॉरी मैथ्स को अगर मैं स्मॉल एम से अगर लिख रही हूँ, राइट कर रही हूँ, तो W जो है, वेट जो है वो आपका क्या होगा? W इज इक्वल्स टू एम जी। ये नीचे भी लिखा हुआ है, W इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। यहाँ पे जो W राइट है बेटे, W मीन वेट, W मीन वेट, M मीन मैस, एंड G जो है, ये G बेटे क्या है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, किसकी? अर्थ की, और इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। क्या वैल्यू है इसकी? 10 न्यूटन पर केजी। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी की जो वैल्यू है वो हर जगह पे सेम नहीं रहती। जिस तरह आप अर्थ से अवे जाते रहते हैं ना, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो ये अर्थ की तरफ अगर आप रोगे तो इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी 10। लेकिन जिस तरह आप अर्थ से अवे जाते रहते हैं, आप और ऊपर जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और स्पेस पे जाके इसकी वैल्यू बिल्कुल जो है अर्थ की ग्रेविटी वो जीरो हो जाती है, नेगेटिव में भी चली जाती है। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जी की वैल्यू जो है उसमें वेरिएशन आती रहती है, चेंज आता रहता है, ये सही सेम नहीं रहती। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका किसी भी बॉडी का जो वेट है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वो वेट अर्थ पे कुछ है तो फिर वो स्पेस पे जाके कुछ और हो जाएगा, लेकिन मैस जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो लेकिन कभी कभार हम जो है कन्वीनियंटली अगर जो है कभी कभार हम मैस और वेट को जो है बेटे वो कंपेयर भी कर सकते हैं। कहाँ जाके? सोचो ज़रा, दिमाग में भी मैंने एक बात बताई थी कि जब हम स्पेस पे जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ग्रेविटेशनल अर्थ की जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है W इज इक्वल टू मैस हो जाएगा। समझ आ रही है ना? जब हम लोग स्पेस पे अगर चले जाएंगे तो जी की वैल्यू तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जी तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है वहाँ पे जाके आपका मैस और वेट जो है वो क्या हो जाएंगे? वो सेम हो जाएंगे। हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट कुछ जगहों पे जाके है ये सेम हो जाते हैं, कुछ पे जाके ये सेम नहीं होंगे। और इसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया था कि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। और इसको हम लोग हर तरह के ऑर्डिनरी जो बैलेंसेस जो हैं उनसे हम लोग वेट जो है वो नहीं फाइंड कर सकते। वेट को फाइंड करने के लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस जो है वो यूज़ करना पड़ता है। और जो वेट का SI यूनिट है ना वो बेटे क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा होता है। यहाँ पे शायद आपकी बुक में नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। हाँ, याद आ गया आपको। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग स्प्रिंग बैलेंस पढ़ के आए थे।
और वहाँ पे आपने दोबारा देख लो, आप लोगों को याद आ जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग जो है वेट को मेजर करते हैं। आज हमने क्या पढ़ लिया, आज के टॉपिक में हमने वेट और मास का डिफरेंस पढ़े। मास जो है वो सेम रहता है, वेट जो है वो चेंज होता रहता है। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के यूनिट्स भी जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आपने अच्छी तरह से करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कन्फ्यूजन हुई तो आपने मेरे से पूछनी है। नेक्स्ट आपको 2 एग्जांपल्स दी हुई है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये कवर करवाऊंगी। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।